नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अवकलन के अनुप्रयोग का एक सिलसिला शुरू किया। अवकलन के अनुप्रयोग की क्रियाविधि को आपको समझाया भी, और अवकलन के अनुप्रयोग में आपने देखा था कि चीजें कैसे और किस तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आपने अवकलन के अनुप्रयोग से जो हमने चीजें शुरू की, तो पहला जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ये चीज देखा। उसके बाद दूसरी चीज जो थी वो हमने देखा कि आप अवकलन के अनुप्रयोग की सहायता से कैसे स्पर्शी और अभिलंब, स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात कर पाएंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत आराम से और एक एक चीजों को स्पष्ट करते हुए बताया था कि आप वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो ये सब अवकलन के अनुप्रयोग में ही आता है। यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आज के लेक्चर में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो अवकलन की सहायता से हम देखेंगे कि सन्निकट मान, निकटतम मान, किसी भी अपरिमेय संख्या का निकटतम मान कैसे निकाला जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये क्रियाविधि आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद अगर समय बचा तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा यानी कि उच्चेष्ट और निम्नेष्ट, उसके कंसेप्ट को देखेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा एक या दो प्रश्न भी करने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले आपको पता होगा कि यहाँ जो दिख रहा है, इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन थे आपका, उसको पूरे का पूरा क्वेश्चन हमने हल करा दिया है। अगर एक दो क्वेश्चन बचा भी होगा तो उसे आप अपने से कर लीजिएगा। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, ये तो स्पर्शी वगैरह का आपका समीकरण पहले ही हमने बता दिया था, कंसेप्ट भी बता दिया था। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इसको भी आप कर लेंगे। इसका मैं हिंट दे दे रहा हूं। देखिए, कहा है कि वक्र इतना के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OI को अक्ष P और Q पर काट रहा है, तो सिद्ध करना है OP और OQ जो है A के बराबर होगा। इसका मैं फिगर बना दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, कहने का ये तात्पर्य है कि वक्र जो है √x प्लस √y बराबर √a है, तो के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई एक वक्र है, मान लेते हैं इस तरीके का वक्र, और इसको ऐसे ना करके अगर हम इस तरीके का वक्र मान लें, वक्र यहाँ पर है, इस वक्र की किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा हो गई कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY को P और Q पर काटता है। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, तो कहा गया है कि OP ये आपका O है, तो ये लेंथ OP प्लस दूसरा लेंथ है OQ ये आपको प्रूफ करना है कि A के बराबर होगा। इसका मतलब इस वक्र का एक बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु पर आप क्या करिए, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, और वह स्पर्श रेखा दोनों अक्षों को, यानी स्पर्श रेखा का आप समीकरण निकालने के बाद उसे फिर अंतःखंड रूप में, रेखा का जो अंतःखंड रूप है जिसे आप लोग x/a प्लस y/b इक्वल 1, ये x/a प्लस y/b इक्वल 1 इस फॉर्म में आप चेंज करेंगे। और फिर यहाँ पर चेंज करने के बाद तब आप जो है इस चीज को ज्ञात कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि यहाँ जो a की वैल्यू है यह OP है और b की जो वैल्यू है OQ है, और दोनों वैल्यू को रख करके जब आप हल करेंगे तो a के बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आपका हल करने का क्रियाविधि था, हमने इसको समझा दिया है। यहाँ पर कोई भी एक बिंदु मान लीजिएगा x1 y1, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल लेंगे आप प्रवणता ज्ञात करके, और वह बिंदु इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इन दोनों की सहायता से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल करके अंतःखंड रूप में व्यक्त कर लीजिए। फिर दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वह केवल और केवल a के बराबर आ रहा है। तो ये चीज जो पिछले लेक्चर की छूट गई थी, हमने इसको रिवाइज करा दिया। आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब आज जो हम लोगों को देखना है सन्निकट मान, तो सन्निकट मान आइए हल करते हैं और समझाते हैं कि देखिए, अवकलन के द्वारा हम लोग सन्निकट मान कैसे ज्ञात करेंगे, कि अवकलन की जो विधि है वह सन्निकट मान को हल करने में किस प्रकार से सहायक है या कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यदि किसी दिए गए फलन f(x) का x के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं तो उसके लिए फार्मूला जो लिखा जाता है आपको अच्छी तरीके से पता है। जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका है, ये जो फार्मूला है f' x
लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपान एच, जो फंडामेंटल फार्मूला जो आप शुरू में करते आए थे जब हमने अवकलन की शुरुआत की, तो अवकलन की परिभाषा से भी इसी से भी यह दिया था कि चर x जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है हमने, x को x प्लस एच कर दिया है और फंक्शन में कितना चेंज हुआ अपान h। इसी वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ f डैश x में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपने लिखा है f डैश x बराबर लिमिट, आप पहले से भी जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर f x प्लस एच माइनस एफ एक्स ये होगा और होल अपान h हुआ। अब अगर इस लिमिट को हटा लेते हैं, h का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो होगा f डैश x और इसमें मल्टीप्लाई होगा h का और ये इक्वल होगा f x प्लस एच और माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब इस एफ एक्स को अगर इस साइड लाएंगे हम तो अब देखिए एफ एक्स प्लस एच ये जो है इक्वल है एच एफ डैश एक्स और फिर प्लस एफ एक्स, इसके बराबर आएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हमको इसे थोड़ा दूसरे कलर से लिखना चाहिए था, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। यहाँ पर जो चीज आपको लिखनी है ये आप इसको अगर ग्रीन कलर में, मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर दूं। देखिए f ये आपको दिखना चाहिए f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स है और होल अपान h है। इस h का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा h और f डैश x और ये इक्वल होगा f x प्लस एच है और माइनस एफ एक्स है। अब यहाँ से f x प्लस एच जो होगा ये इक्वल होगा, इसको जब इस साइड लाएंगे तो h f डैश x होगा और फिर प्लस एफ एक्स होगा। उम्मीद है यहाँ तक अब चीज आपको बेहतर दिख भी रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब इसी, ये भी नहीं दिख रहा है क्या, क्या मामला है? उम्मीद है ये आपको बेहतर कलर, इसको मैं लास्ट रिजल्ट जो है x प्लस एच इक्वल एच एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ रहा होगा और दिख रहा होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग को यूज करना है और इसी की सहायता से सन्निकट मान ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये फलन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और उसके बाद ये h जो है वो जो थोड़ी सी वृद्धि है उसको बता रहा है और f डैश एक्स उस फलन के अवकलन को बता रहा है और एफ एक्स आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स है उसकी वैल्यू को बता रहा है। तो अब इसकी सहायता से आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, कैसे हम करेंगे और इसी फार्मूले की सहायता से अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जो हमारा अवकलन है वो हो क्या रहा है। तो अब आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, इसमें फार्मूला जो आ रहा है वो किस तरीके से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एक बार फिर से फार्मूला ही लिखता हूँ, क्योंकि फार्मूले में एक चीज और अभी आपको बताना है। जब आप हायर स्टडी में या आगे पढ़ाई करेंगे तब इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हमने फार्मूला बताया f है और x प्लस एच इक्वल h है और f डैश x है। इसको ऐसे ना लिख करके मैं अगर इसको सीधे सीधे ऐसे लिख दूं, f x प्लस एच बराबर एफ एक्स हो गया ओरिजिनल फंक्शन प्लस h और फिर f डैश x होगा। ये आपका जो है ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फार्मूला है। आपको इसी फार्मूले को ध्यान में रखना है, आपको इसी सूत्र को लेकर के चलना है। अब देखिए ये जो फार्मूला है ये तो आपका 12th लेवल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो फार्मूला आता है एक्चुअल में ये जो आता है वो टेलर सीरीज जब कभी आप आगे आएंगे कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा तब इसका एक विस्तृत रूप होता है जिसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आप समझिएगा ये टेलर एक्सपेंशन है क्या। कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं तो वो जो है फंक्शन, पहले तो फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 होता है एफ डैश एक्स होता है प्लस
एच स्क्वायर होता है अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स होता है, फिर प्लस इसी तरीके से एच क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये रहा आपका टेलर का एक्सटेंशन। जब आप कभी हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल फार्मूला ये देखने को मिलेगा। इस ओरिजिनल फार्मूले को ही अगर हम यहाँ h अगर काफी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तब स्क्वायर भी लेस होगा, तब यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं, तब आपका ओरिजिनल फार्मूला जो मिलता है वो आपको मिलता है एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स और इसके बाद प्लस एच और एफ डैश एक्स। तब आपका ये फार्मूला एक्चुअल में कन्वर्ट होकर के आता है जिसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको कंफर्म होगी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इस फार्मूले का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अवकलज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इसकी क्रियाविधि को देखते हुए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और हमें दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक फार्मूले को हटा देता हूं मैं, फार्मूले को रहने देते हैं, बाकी चीजों को यहाँ से अगर हटा दें। ये रहा। अब देखिए इस फार्मूले में पहले हम इसको लिख लेते हैं। आपका जो कि गिवन वैल्यू है, आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है अंडर रूट 36 और पॉइंट में 6 इतना दिया गया है। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट में 36 और प्लस 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 यहाँ पर 0.6, ये आपका हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको इसी दो पार्ट में तोड़ना है कि कोई भी फलन थोड़ा सा कितना ज्यादा है या फिर थोड़ा सा कम होगा। इसको बहुत सारे इनफाइनाइट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 36 हमारा होल होल जिसको स्क्वायर बोलते हैं, होल स्क्वायर नंबर है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए अगर हम इस अंडर रूट 30x को x मान लेते हैं, ये हमारा अगर x इक्वल हम 36 मान लें और डेल्टा x को आप h मान लीजिए और h जो है 0.6 हो गया। ठीक, तो अगर आपको देखा जाए फंक्शन जो बन रहा है वो एक्चुअल में बन कितना रहा है, तो fx जो है fx, आपको अगर fx लिखना है तो देखिए fx बराबर ये बन रहा है अंडर रूट x, ये fx बराबर अंडर रूट x हुआ। क्यों? क्योंकि अगर यहीं से आप लिखेंगे f x प्लस h, इसी को आप यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे, अब देखिए x तो अपनी जगह पर है और जहां पर x प्लस h यहाँ पर करना है तो x प्लस h यहाँ पर लिख देंगे, ये हुआ। और इसी को तो आप ऐसे लिख रहे हैं अंडर रूट 36 प्लस 0.6। तो इस तरीके से जो ये फलन लिखा हुआ है आपको ये चीजें देखने को मिली। तो अब जो आपको नंबर दिया गया था उसे मैंने फंक्शन के पार्ट में फलन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आपका फलन बन गया। अब इस फलन की सहायता से अब हम लोग कैसे हल करेंगे चीजों को, तो देखिए फलन तो आपका बन गया। अब फार्मूले में आपका लिखा गया है एफ एक्स प्लस एच इक्वल ये फॉर्म होता है, यानी तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ, अगर यहां से कलर चेंज कर दें, एफ एक्स प्लस एच इक्वल, यहाँ फार्मूले से अगर देखा जाए एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ एक्स और प्लस आपका फार्मूला है एच एक बार मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ एच और एफ डैश एक्स। अब यहाँ से एफ एक्स आपको पता है तो एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, एच भी पता है और एफ डैश एक्स लिखना है। तो एफ डैश अगर एक्स करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं फार्मूला नीचे भी लिखा हूं यहाँ पर, इसलिए मैं इसको यहां से हटा लेता हूं। अब देखिए ये तो फार्मूला यहां तक हो गया। अब क्या है कि अब आपको यहां पर चीजें रखनी है, तो एफ, अब आप देखिए x प्लस एच एक्चुअल में है क्या, x ये वैल्यू है 36 और h जो है
36 प्लस 0.6, ये एफ एक्स प्लस एच हो गया एफ एक्स। तो एफ एक्स आपका रूट एक्स है, तो ये अंडर रूट 36 हो गया, फिर प्लस प्लस एच है, एच की जगह आप जानते हैं क्या वैल्यू रखना है, 0.6 रखना है, 0.6 इंटू एच एफ डैश एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 टाइम्स रूट एक्स, ये होगा, ये हो गया। अब इसी को बस आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को बस आप सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए चीजें आपको क्या मिलेंगी। अंडर रूट 36 है तो ये 6 हो गया, प्लस अब यहाँ से 0.3 होगा और अपान में 0.3 अपान रूट एक्स है, तो रूट एक्स जब अपान में रहेगा तो 36 ये होगा, यानी कि 6 प्लस 0.3 और होल अपान 6 हो गया। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 6 प्लस, अब यहां से जब डिवाइड करेंगे हम, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे 0.3 में, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 30 अपान 6 अपान 3 होगा, ये 3 अपान 60। अब 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 से, तो पॉइंट पहले आ जाएगा, पॉइंट पहले आ गया, 6 से 6 पंजे 30, ये हो गया, और होल अपान 10 होगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू आएगी 6 प्लस 0.050, तो 3 अंक तक लिखना है, तो फाइनली ऐड करेंगे तो 6.050, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, जिसमें आपसे कहा गया था कि सन्निकट 3 स्थान तक मान ज्ञात करिए। तो आप देखिए कितनी आसानी से और एक एक चीज को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमने एक्चुअल में फैनो फलन के जो मान निकालने के लिए आपसे कहा गया था, उस फलन का हमने मान भी निकाल लिया और आपके सामने प्रस्तुत भी है। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके, कि कैसे एक एक स्टेप को लिखा जाता है, कैसे फलन को बनाया जाता है और उसके अवकलन का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, फार्मूले में कैसे रखना है। तो इन सारी चीजों को एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चीजों को हल करते हैं। अब देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अवकलज का प्रयोग कर निम्नलिखित का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका भी हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है, और कैसे, अवकलन का प्रयोग करके है। आइए देखिए अवकलन का प्रयोग इसमें कैसे करें। एक तरह से ये अंडर रूट है, एक तरह से ये करड़ी है, और करड़ी में लिखा क्या है 0.003 है और 7 है, 0.0037, और इसके पावर 1/2 है, इसका मतलब ये अंडर रूट में वैल्यू है पूरा। अब इसको देखिए हमें 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि एक पार्ट जो है होल स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। तो देखिए 37 है, तो यानी 36 प्लस समथिंग होगा, तो इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 0. अब 0 अब इसको मैं लिख सकता हूँ 36, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर बचा क्या 0.000 और 1, क्योंकि अब इसी दोनों को ऐड अगर हम करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका अंडर रूट में जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो बना है एक्चुअल में ये है आपका f और x प्लस एच। x बड़ी वाली वैल्यू है और h छोटी वाली वैल्यू है। तो अगर यहाँ से कहा जाए कि fx क्या होगा, तो आपको दिख रहा है fx फिर से वही चीज है अंडर रूट x, और यहाँ से अगर आपको ध्यान से देखा जाए, कंपेयर करेंगे, तो x बराबर जो होगा आपका 0.0036 होगा और h जो है 0.000 और 1 है। यहाँ तक उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद fx का अगर अवकलन करेंगे तो f डैश x जो होगा रूट x का, आप जानते हैं 1/2 टाइम्स रूट x। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया गया है उसी डाटा, गिवन डाटा के आधार पर ही हमने चीजों को लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आप चीज समझ गए हैं। अब देखिए अब करना क्या है, इसी गिवन डेटा के आधार पर अब जो फार्मूला आपको हमने शुरू में ही बताया था उस फार्मूले का प्रयोग करना है। तो वो फार्मूला क्या था, मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या था। अगर आपको याद हो
मैंने फार्मूला लिखा था कि एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स था, फिर इसके बाद प्लस था, एच था और एफ डैश एक्स था। ये आपका फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूले की सहायता से आपको सब बस केवल और केवल अब यहाँ पर मान रखना है। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह एफ एक्स प्लस एच, इसका मतलब ये हुआ एक्स की जगह हम रखेंगे क्या 0.0036, 0.0036 और प्लस एच, एच की जगह आपको पता है 0.000 और 1, ये हुआ और इसके इक्वल एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह हम रखेंगे रूट एक्स, और रूट में रूट एक्स है तो रूट एक्स जो है अंडर रूट 0.0036 हो गया, और फिर प्लस एच, एच का मान आपको पता है 0.0001, 0.0001 इंटू ये एच हो गया। अब उसके बाद एफ डैश एक्स की जगह 1/2 रूट एक्स है, यानी 1/2, और रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.00 और 36 हुआ। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक की चीजें तो आपको क्लियर होगी। अब इसी को बस हल कर लेना है। तो जब आप यहाँ से हल करेंगे तो ये होगा आपका अंडर रूट जो आपको वैल्यू निकालनी है 0.0037 हो गया, और ये इक्वल है। अब यहाँ से इसका जब अंडर रूट आप निकालेंगे तो पॉइंट अगर 6 करते हैं तो ये जो है 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का तो 0.6 नहीं 0.06 होगा। 0.06 इंटू 0.06 अगर आप करते हैं 0.06 इंटू 0.06 तो ये आपका 36 होगा, और 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये जो स्क्वायर बना ये 0.06 का स्क्वायर है। इसके बाद अब आपको बस केवल वैल्यू रखना है, तो यहाँ से 0.000 और उसके बाद 1 है, और टोटल के अपान 2 इंटू, अब यहाँ पर जो अंडर रूट की वैल्यू है इसे जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको अभी अभी निकाल के हमने बताया 0.06 है। अब इसे आपको हल करना है तो 0.06 और फिर प्लस 0.000 और 1 है, और होल अपान, अगर आप इसको अब हल करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो 0.06 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 12 हो गया। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 डिजिट पर यानी 0.12। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करना है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत भरा काम कर दूं। 0.06 ये तो है ही, प्लस अगर मैं यहाँ पर 10,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 1 होगा और नीचे जो बनेगा 12 इंटू 100 होगा। अब 1 में 12 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो है 100 की वजह से 2 पॉइंट पर दशमलव लगा लेंगे, तो ये बनेगा 0.06 प्लस, अब 12 से दशमलव लगा लेते हैं, 12 से फिर 0 बढ़ा लेंगे, 100 हुआ, 12 बट्ठा 96 हुआ, ये हो गया 12 बट्ठा 96, 4 0, 12 3 36, 4 0, 12 3 36, ये बना। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 और आगे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.06, ये तो पहले से ही है, प्लस आपका यहाँ पर 0.833 ये हो गया, इसके पास 0 है। अब इससे पहले 2 0 और लगाना है, 1 2, और फिर यहाँ पर दशमलव लगाना है। अब इसे आपको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा करके आपका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए 0.06, अब इसके बाद मैं 000 लिख देता हूँ, और इसमें ऐड जो करना है 0.000 है, 1 2 3 0 हो गया, और फिर 8 3 3 है, इस तरीके से। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे ये 3 है, 8 है, 0 है, 6 है, 0 है, और ये पॉइंट। उम्मीद है यहाँ तक की चीज अब आपको बिल्कुल बेहतर क्लियर समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है उसी प्रोसेस को हमने फॉलो किया है, इसमें कोई अलग से या एक्स्ट्रा चीजें नहीं की गई हैं, आपके साथ वही प्रोसेस को फॉलो किया गया है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आप पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिए।
अब देखिए, दो क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिए, इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित आपको अन्य प्रश्न जो भी हैं वो आपको खुद से भी हल करने हैं, जिससे आप उम्मीद है अपने आप से इस क्वेश्चन के पर जो तरीका हमने बताया उसी क्वेश्चन के तरीके से आपको एक एक चीज करके बारीकी से हल करना है। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न में जो आपसे कहा गया कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, जो जो चीजें कहा जा रहा है पहले उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक गोले की पृष्ठीय त्रिज्या 9 मीटर है, यानी आर बराबर जो मापी गई है वो 9 मीटर मापी गई है, और जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। त्रुटि यानी एच हम मान ले रहे हैं 0.03 मीटर, ये त्रुटि है। किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो ये 3% लिखा हुआ है। 3% का मतलब ही होता है 3/100, तो 0.03 होगा। तो यहाँ पर 3% भी बोला जा सकता है या फिर 0.03 मीटर की त्रुटि होती है। अब क्या करें, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको त्रुटि निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये बनेगा 4π तो कांस्टेंट है, r जो है आपका r ये चेंज हो करके किस में बन रहा है, r+h। तो r+h जो बनेगा तो इसको मैं s डैश लिख दे रहा हूं। तो r+h जो होगा इसे मैं यहां से लिख देता हूं, r की जगह 9 है और प्लस h की जगह 0.03 है और इसका स्क्वायर है। और अगर इसे मैं फलन के रूप में लिख दूं तो यस डैश बराबर 4π और ये r+h का होल स्क्वायर इस तरीके से है। तो यहां से अब आपको फलन भी पता है और फलन में जो त्रुटि वाला इक्वेशन है मैंने उसको भी लिख दिया है। अगर सीधे सीधे बोला जाए एफ आर, तो ये आपका हो गया एफ आर, ये फलन है आर में, और ये वाला जो फलन है आपका उसमें आर की जगह r+h रखा है हमने, तो ये हो गया एफ r+h। इसी को हम यहाँ पर भी लिखें एफ r+h। अब आपको फार्मूले से पता है, फार्मूले से आपको कैसे ज्ञात करना है। आपको एफ आर पता हो गया तो आप एफ डैश आर भी निकाल लीजिए, क्योंकि फार्मूले में जरूरत पड़ेगी। एफ डैश आर जैसे एफ डैश एक्स लिखते थे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जो आपका आता है आपको अच्छी तरीके से याद है कि एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स और प्लस एच और एफ डैश एक्स, ये होता है ये। ठीक, उम्मीद है यहां तक की चीज समझ में आई होगी। अब क्या करना है कि आप देखिए एफ डैश एक्स चाहिए तो एफ डैश आर हम यहां से निकालते हैं। तो एफ डैश आर जब कैलकुलेट करेंगे हम तो एफ डैश आर करेंगे, ये एस के इक्वल है तो 4π है और 4π इंटू आर स्क्वायर है तो ये 2r होगा। तो फाइनली ये जो होगा 8πr, ये एफ डैश आर की वैल्यू हो गई। तो अब हमें जो निकालना है, अब आपको निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स जो है हमने यहाँ पर लिखा है एफ एक्स, एफ एक्स तो 4πr² हो गया, 4πr² प्लस एच, एच जो है आपका हमने लिखा है 0.03, 0.03 हो गया एच की वैल्यू। अब इसके बाद इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ पर 8πr है, 8 है पाई है आर है। ठीक, अब आपको r की वैल्यू पता है तो अब आप देखेंगे अगर तो यहाँ से 4π अगर मैं कॉमन ले लूँ, 4π अगर मैं कॉमन ले लूँ तब आप देखिए यहाँ पर केवल 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 हो गया और फिर प्लस 0.03 ये हुआ, और यहाँ पर मैंने 4π कॉमन ले लिया है तो प्लस 2r बचा, सॉरी इंटू 2r, 0.03 इंटू 2 और r की जगह आपको पता है 0.03 इंटू 2 और r आपका 9 है। अब इसको अगर हम हल करें तो 4π ये कॉमन हो गया
अब इसके बाद 81 तो ये तो था ही। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ये तो वो वैल्यू थी। अब जो है सन्निकट मान वाला ये मान है जो कि वृद्धि होगा इसमें। तो वृद्धि वाले अगर मान को देखेंगे तो प्लस 9 दूना 18 और 18 का गुणा करेंगे 18 36 ठहरते हैं 54 होगा, 54 होगा और ये 0.54 हुआ। अब अगर आपको ध्यान से समझ में आए देखेंगे तो ये सन्निकट मान 4 पाई इंटू 81 में इंटू 81.54 होगा। अब देखिए यही है। अब अगर इसमें त्रुटि ज्ञात करना है सन्निकट त्रुटि, तो पहले कितना मान था और अब कितना मान आया, इसके बीच का अगर अंतर आपको ध्यान से देखना है तो पहले अगर 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो केवल और केवल आपका आंसर यहां तक तो हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस त्रुटि की वजह से क्षेत्रफल में कितना जो है त्रुटि हुआ है, तो क्षेत्रफल में अगर त्रुटि देखना है, क्षेत्रफल में वृद्धि या फिर त्रुटि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, तो फाइनल ये है। और इसी में से 4 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 0.54 यही वह मान है, यही वह वृद्धि है जो कि इस त्रिज्या में बढ़ोतरी या फिर वृद्धि की वजह से हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज आपको और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे पहले हमने क्वेश्चन को किया है बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर रहे हैं। यहाँ तक की चीजों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके पास है। कहा गया है कि f इतने का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए यदि आपका fx बराबर इतना दिया हुआ है। आपको फलन दिया गया है और उस फलन की सहायता से आपको चीजें ज्ञात करनी है। देखिए आपको fx ज्ञात है कि ये इतना है और f 3.02 है। आपका f जो है 3.02 है। तो इसको अगर लिखना है तो 3.02 को ऐसा लिखिए कि पहला स्क्वायर फॉर्म में हो और दूसरा जो हो नॉन स्क्वायर हो। तो अगर 3.02 है तो इसे तो दो तरीके से लिखेंगे, 3 प्लस 0.08, लेकिन पहला पार्ट आपका स्क्वायर फॉर्म में नहीं बना तो दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। 3.08 को चेंज करेंगे फॉर्म तो ये होगा 4 माइनस 0.002, 4 माइनस, अब इसको आप 4 में से ऐसे ही घटाना है, नहीं समझ में आ रहा तो घटा लीजिए। 4.00 माइनस 3.08, तो अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर 9 होगा, 9 होगा और पॉइंट और यहाँ पर 0.92 इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए जब ऐसे ही जब आप इसको लिखेंगे तो पहला ये आपका x हो गया और दूसरा ये h हो गया। ये एक तरह से माइनस h है और ये x है। आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब जो है हमें बस फार्मूले का प्रयोग करके चीजों को हल कर लेना है। तो देखिए फार्मूले से आप जानते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए f जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 0.92। ठीक, ये मेरा x हो गया, ये x है और ये वैल्यू माइनस h है। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसी हिसाब से हम मान को रख लेंगे। अब देखिए मेरा जो फार्मूला है f x प्लस h रहता है, अब फार्मूला जो बनता है fx प्लस h टाइम्स और ये f डैश x होता है। और यहाँ पर अगर x की जगह माइनस x हो जाए तो f x माइनस h बराबर होगा fx और यहाँ h की जगह माइनस h रहेगा तो h और f डैश x होगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए इस फार्मूले को यूज कैसे करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको fx भी गिवन है और h भी गिवन है, f डैश x अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए fx बराबर आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। अब यहाँ से f डैश x जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा 6x प्लस 5, ये आपका f डैश x हो गया। तो आपको f x माइनस h रखना है, सभी चीजें पता है आपको। अगर यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें, अब देखिए आपको बस लिखना है यहाँ पर f x की जगह क्या लिखना है 4 और माइनस h की जगह आपको लिखना है 0.92, ये हुआ बराबर fx।
एफ एक्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, 3x स्क्वायर, 3x एक्स स्क्वायर है तो x की जगह आप जानते हैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं अगर इसको हटा दूं 3 इंटू 4 का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 4, 5 इंटू 4 प्लस 5 है या 3 है, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, ये 3 है प्लस 3, ये आपका पूरा का पूरा मान हो गया एफ एक्स का। और माइनस एच, एच आपको पता है माइनस 9.92 है, 0.92 ये हो गया। अब फिर एफ डैश एक्स यानी 6x प्लस 5, तो 6 इंटू एक्स की जगह आपको पता है 4 और प्लस 5, ये आपको मान रख लेना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे और कितनी आसानी से हमने इस चीज को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं इसी चीज को f 3.02 ये हो गया, और ये इसके इक्वल होगा 16 16 48 होगा, और फिर प्लस 5 चौका 20 होगा, और फिर प्लस 3 होगा, ये हो गया माइनस 0.92 हुआ। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 6 चौका 24 और 5 ये मिल करके आपका बनेगा 29, ये हो गया। अब आपको बस केवल और केवल इसका कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे 48 और बीट 68, 68 और 2 70 1 71 यानी 71 ये हो गया, और फिर प्लस माइनस 71। अब यहाँ से 0.92 का 29 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 92 है, 92 है और 29 है, 9 18 का 8 हासिल 1, 9 81 1 82 ये हो गया, और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 9 18। और जब आप इसको ऐड करेंगे हल करेंगे तो आपका आएगा 8 हो गया और 6 होगा, 8 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 1 और 1 2 ये हो गया। और इसके बाद आपका जो है 2 पॉइंट पर 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये होगा। अब 71 में से अगर इसको आप 71 में से इसको 26.768 घटा लीजिए, यहीं पर देखिए 71.00 और 26 है 26.68। जब अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ दशमलव है, और यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर आपका बचा है 6 में से 2 गया 4, 44.32 यानी 44.32 ये आपका एग्जैक्ट मान होगा जो कि आपसे पूछा गया था f 3.02 का। तो ये अब पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के प्रश्न जो है उनको हल करने की क्रियाविधि क्या है और कैसे हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस चैप्टर में अवकलन के अनुप्रयोग में आपको बस केवल और केवल यही कंसेप्चुअल चीज को ध्यान में रखना है कि बेसिक मेरा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि उसी कंसेप्ट की सहायता से ही आपको चीजें हल करनी है और आप चीजों को हल भी कर पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर का मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आप कोई भी क्वेश्चन है या एक ही टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है आप उनको भी हल कर लेंगे। तो मेरा मेन पर्पस ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर अगर करा दे रहा हूँ तो आप जो है खुद से किताब से अपने आप से क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो जाएं, जो भी वहाँ पर आपका मेन कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप आगे जो बड़े एग्जाम इन द सेंस एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हैं उसमें आप बैठिए तो आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर सकिए, आसानी से चीज़ों को हल कर पाइए, और वहाँ पर भी आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कोई समस्या ना हो। तो हमारा यही बिल्कुल प्रयास है। तो अब
आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन होता है तो उसको हल करते हैं, अन्यथा उसके बाद हम जो आज बोले हैं आपसे मैक्सिमा मिनिमा या फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट, उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। आपका ये प्रश्न दिया था, अब इसमें f, अब देखिए इसमें f आपको 3.02 हल करना था। अब ये तो हमने एक अवकलन की विधि से निकाला है। अगर आप यहाँ पर x आपको दिया गया है, अब यहाँ पर x की जगह 3.02 में अगर इसमें पुट भी कर दो तब पर भी आपका लगभग इतना मान आएगा जिसे मैं दिखा रहा हूं। देखिए अगर यहाँ पर, ये तो आप ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट से, यहाँ पर x की जगह मैं रख दूं 3.02 तो आपका बनेगा f 3.02 और यही निकालना है। तो जहां पर x था वहां पर मैंने 3.02 रखा, तो इधर भी रखूंगा। तो इधर जब मैं रखूंगा तो 3 इंटू 3.02 का स्क्वायर, 3.02 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 इंटू 3.02 और प्लस 3 है लास्ट में। अब इसको अगर हम हल करें तो देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का 27 होगा, ये 27 लगभग हो गया, और फिर यहाँ पर लगभग 15 होगा और 15 होगा, और यहाँ पर लगभग 3 है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 42, 42 3 45, लगभग 45 के आसपास पहुंच रहा है। 27 और 15 32, 10 42 और 3 45, और ये भी मान देखिए लगभग और लगभग टेंड कर रहा है 45 की ओर। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं प्लस माइनस करने में हमारा थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, या हो सकता है 45.32 हो। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा खुद से। मैंने हालांकि बहरहाल कोशिश बेहतर किया है यहाँ पर कि कहीं पर कोई गलती ना हो, लेकिन अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में या घटाने में कहीं पर गलती अगर हुआ होगा, एक बार मैं फिर से हालांकि चेक कर ले रहा हूँ। 10 यहाँ से उधार लेगा, ये 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 32, ठीक है पॉइंट। अब यहाँ से यह बचा 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर ये 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ ये तो ये इधर उधर उधार दिया है, और यहाँ पर तो पहले से ही ये दे दिया, तो 10 में से 6 नहीं, ठीक है 6 में से 2 गया 4। एग्जैक्ट आपका लगभग इतना ही आ रहा है। एक बार आप मैच करा लीजिएगा, बहरहाल आप खुद से भी एक बार हल कर लीजिएगा। तो ये आपका हल करने का तरीका है। आपको हल करने के तरीके को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आप ये जो सन्निकट मान वाला था चैप्टर, इसमें और भी जो कंसेप्ट हैं उनको अब आप अपने से खुद से हल कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न और भी दिए होंगे, लेकिन टाइप यही है, इसी टाइप से आपको हल करना है। अब हम लोग अब इस चैप्टर का अगला जो कंसेप्ट है उच्चेष्ट और निम्निष्ट, उसे हल करने का प्रयास करते हैं। और पहले केवल और केवल हम ये समझेंगे कि उच्चिष्ट होने का क्या मतलब है, निम्निष्ट होने का क्या मतलब है, और उसकी क्रियाविधि तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कोई फलन या फिर कोई वक्र जिस बिंदु पर उच्चिष्ट हो रहा है वहां की क्या विशेषता है, या फिर जिस जगह निम्निष्ट हो रहा है वहां क्या विशेषता है। उच्चिष्ट का मतलब है उच्चतम और निम्निष्ट का मतलब है निम्नतम। इस कंसेप्ट को जब आप लेकर चलेंगे तो आप समझ लीजिए मैक्सिमा का मतलब ही है उच्चतम मान, सर्वोच्च मान, और मिनिमा का मतलब है मिनिमम या फिर निम्नतम मान। इस चीज को आप समझ करके चलिएगा। तो एक मैं फलन है उसका ग्राफ में ड्रा कर रहा हूं और उसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। देखिए आपके इसमें तो ग्राफ बना ही हुआ है, इसके अलावा मैं एक अपना ग्राफ अलग से बनाता हूं। एक चीज को और समझ लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। एप्लीकेशन ये है कि जैसे कि कभी कभी हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि कितनी चीजों को या कौन सी राशियों को किस तरह से फिट किया जाए कि हमें मैक्सिमम लाभ या फिर मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मकान या फिर घर का निर्माण कर रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई किस हिसाब से या कैसे रखा जाए ताकि कम से कम मटेरियल लगे और हमारा क्षेत्रफल या फिर एरिया सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से रखेंगे तो अगर और भी जैसे कोई अगर बॉक्स बनाने वाला है मजदूर, अगर वो बनाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखे ताकि उसे अधिकतम आयतन मिल सके। इसी तरह बढ़ई भी बहुत सारे काम करता है। तो इन सब चीज़ों को
करने में इस उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अहम योगदान होता है कि किस राशि को कितना हम रखें ताकि हमें जो उच्चतम आउटपुट या फिर अगर निम्नतम चाहिए तो निम्नतम हमें आउटपुट मिल सके, मिनिमम आउटपुट। इन्हीं चीज़ों के लिए इस मैक्सिमा और मिनिमा का मैथमेटिकली जो आप लोग की लाइफ में यूज़ है वो यहीं पर देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा तो हमें मिनिमम जो है लॉस होगा या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तक की चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये ग्राफ क्या बताता है और कैसे कहा जाता है कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ मिनिमम। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ग्राफ यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम पर पहुंचा और इसके बाद अब ये घटना शुरू हो रहा है। ये घटना या फिर रिड्यूस होना शुरू हुआ और ये रिड्यूस होते 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 इसकी मिनिमम जो वैल्यू आई है यहाँ पर ये पहुंच करके ये मिनिमम हो गया। अब इसके बाद फिर ये वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, यहाँ मैक्सिमम फिर पहुंच रहा है। अब इसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से तो इस तरीके का व्यवहार इसका देख रहा है कि फलन यहाँ से चलना तो शुरू किया, एक बार मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर उच्चतम हुआ, फिर मान लीजिए आगे जाकर निम्नतम। अब आप समझिए कि यह दो बार फलन जो है उच्चतम की ओर जा रहा है। एक बार फलन यहाँ पर उच्चतम हो रहा है और एक बार फलन यहाँ पर उच्चतम हुआ। यानी कि जो फलन है, फलन कहाँ कहाँ पर उच्चतम हो रहा है, फलन ए पर और सी है, नहीं ए और सी पर उच्चतम हो रहा है, उच्चतम हो रहा है। फलन कहाँ कहाँ पर उच्चतम हो रहा है, ए पर भी उच्चतम हो रहा है और सी पर भी मैक्सिमम हो रहा है। और मिनिमम यानी सबसे न्यूनतम कहाँ पर पहुंच रहा है, तो आप देखेंगे बी पर और इसके बाद यहाँ अगर इससे हटा दिया जाए तो आप देख रहे हैं डी पर। तो बी और डी पर ये क्या हो रहा है, निम्नतम हो रहा है। पॉइंट बी और डी पर ये न्यूनतम हो रहा है, पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर आपको ये दिख रहा है कि न्यूनतम हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका यही मतलब है कि ये फलन जो है दो बार उच्चतम और दो बार निम्नतम हो रहा है। अब यहाँ पर ये समझना है, अब फलन कोई है उसका एक ही मान उच्चतम होगा या फिर एक ही मान निम्नतम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़ना है। यानी कि जो लोकल मैक्सिमम, यानी देखिए लोकल मैक्सिमम कहने का मतलब ये है, अगर ये फलन पॉइंट ए पर मैक्सिमम हो रहा है, ए पर मैक्सिमम हुआ, पॉइंट ए पर अगर मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यह जो फलन है ए से राइट में और ए से लेफ्ट में, इन दोनों पॉइंट के कंपैरिजन में ये मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि ये फलन सभी जगह में सबसे मैक्सिमम है, ऐसा नहीं है। ये फलन अपने खुद से लेफ्ट में और राइट में मैक्सिमम है। इसी तरह अगर पॉइंट बी की बात करा जाए तो यहाँ पर मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट बी है ये सभी जगह में मिनिमम नहीं है, ये अपने लोकल यानी राइट हैंड में और लोकल लेफ्ट हैंड में, लोकल लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट के कंपैरिजन में ये मिनिमम हो रहा है। ये चीज आपको समझना है। इसी तरह पॉइंट सी पर भी ये फलन मैक्सिमम तो हो रहा है, लेकिन अपने लोकल पॉइंट से, लोकल पॉइंट देखिए इस साइड भी बहुत सारे पॉइंट है, इस साइड भी बहुत सारे पॉइंट है, इनमें ये मैक्सिमम हो रहा है। नहीं तो अगर देखिए ए पर भी मैक्सिमम और सी पर भी मैक्सिमम, तो सवाल ये होता है या सवाल ये उठेगा कि इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ए पर ज्यादा मैक्सिमम है या फिर सी पर। तो इसमें ये जो है थ्योरम या फिर ये जो प्रॉपर्टी है साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि आगे ऐसा भी तो कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर यहाँ पर ये वक्र जो है इन दोनों से मैक्सिमम हो जाए, यानी इन दोनों से मैक्सिमम का मतलब ए और सी दोनों से ग्रेटर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये फलन सर्वाधिक मैक्सिमम या सर्वाधिक यानी कि यूनिवर्सल मैक्स या यूनिवर्सल लो या मिनिमा नहीं होता है, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यह फलन इस बिंदु पर उच्चिष्ट है या फिर यह फलन इस बिंदु पर निम्निष्ट है। तो उम्मीद है ये कहने का मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है या कभी कभी इस तरह के भी फलन होते हैं कि जो आपका उच्चिष्ट मान है वो होना तो उच्चिष्ट सही है,
और कोई निम्निष्ठ मान इतना ऊपर होता है कि वह उच्चिष्ठ मान से भी बड़ा हो जाता है। इस तरह की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा कि क्या कंडीशन कभी कभी मिलती है। तो देखिए, अगर मैं यहां से इसको हटा लेता हूं और उस कंडीशन को दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, अगर कभी कभी वक्र हमारा इस तरह का दिखे, ये आपका एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखिए, अगर फलन हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये मैक्सिमा है, फिर ये मैक्सिमा है, इस तरीके से। तो अब इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट मैक्सिमा पर हैं, बहुत सारे मिनिमा पर हैं। मैक्सिमा पर आपका पॉइंट देखिए बढ़ते हुए यहां पर आया है, तो ये मैक्सिमा है। एक पॉइंट यहाँ ए मैं मैक्सिमा दिखा दे रहा हूँ, एक पॉइंट जो है बी है मैक्सिमा, एक पॉइंट जो है सी है मैक्सिमा और एक पॉइंट डी है मैक्सिमा। और मिनिमा की बात करूं तो एक पॉइंट जो है पी मान लेते हैं मिनिमा है, और एक पॉइंट क्यू मिनिमा है, एक पॉइंट आर मिनिमा है और एक पॉइंट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यस। अब देखिए, यहाँ पर ए मैक्सिमा तो है, लेकिन इस मैक्सिमा से ज्यादा आपको मिनिमा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पर वैल्यू इतनी ही है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट जो दिख रहा है ये आपको, और ये है तो निम्निष्ठ लेकिन ये उच्चिष्ठ से भी बड़ा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा उच्चिष्ठ ही बड़ा होता है, निम्निष्ठ का मान भी बड़ा हो सकता है। अब आपको समझ में आया होगा कि उच्चिष्ठ हमेशा उच्चिष्ठ नहीं होता और निम्निष्ठ हमेशा निम्निष्ठ नहीं होता, और निम्निष्ठ का मतलब भी ये नहीं होता कि ये सबसे अधिक मिनिमम है, और उच्चिष्ठ का मतलब भी नहीं होता कि ये सभी जगह मैक्सिमम है। आपको मैंने ग्राफ से एग्जाम्पल या फिर इसका कंट्रोडक्शन अपवाद भी दिखा दिया। अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि किसी बिंदु पर अगर फलन अधिकतम हो रहा है तो उस बिंदु की क्या विशेषता है, और किसी जगह फलन अगर निम्नतम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो उस बिंदु की क्या विशेषता है। तो अब आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये फलन जहां जहां पर उच्छिष्ट है, अगर उस पर स्पर्शी खींचेंगे तो देखिए ये इस तरीके से होगा, यहां पर उच्छिष्ट है इस तरीके से स्पर्शी होगा, ये उच्छिष्ट इस तरीके से स्पर्शी, और यहाँ पर इस तरीके से। तो ये सभी उच्छिष्ट जो है उच्छिष्ट बिंदुओं पर स्पर्शी है। तो ये आपको दिखा रहा है कि उस बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींच रहे हैं तो एक्स अक्ष के समांतर है। इसी तरह मिनिमा पर भी अगर आप निम्नतम बिंदु देखें, अगर आप मिनिमा को देखें यहाँ ध्यान से, तो ये मिनिमम पर स्पर्शी हो गया। आज कलर क्यों चेंज हो रहा है। इसके बाद मिनिमा पर तो यहाँ भी है, यहाँ पर भी स्पर्शी है और यहाँ पर भी स्पर्शी है। तो सभी मिनिमम पॉइंट पर अगर आप स्पर्शी देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि सभी मिनिमम पॉइंट पर जो स्पर्शी है वो एक्स अक्ष के समांतर है। अब स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर हो गया, इसका क्या मतलब है। तो आप जानते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा की जो प्रवणता होती है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता वो 0 होती है। प्रवणता आपकी 0 होगी, कौन, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं हैं उनकी प्रवणताएं आपको देखने को 0 मिलेंगी। अब अगर प्रवणता 0 है, इसका मतलब फलन के उस बिंदु पर अवकलन भी आपको क्या मिलेगा, आपको 0 के बराबर मिलेगा। तो देखिए, अब इसमें पहला स्टेप यही है मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने का, कि इसको अगर हम यहां से हटा ही लेते हैं। देखिए, अब यहां पर भी प्रवणता आपको यहां पर अगर लिखने वाला है, देखिए यहां पर भी प्रवणता है इस तरीके से, यहां पर भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से और ये भी इस तरीके से। अब इन सभी पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि स्पर्शी की प्रवणता एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता 0 होगी। यानी आपको पहले फलन के उन बिंदु को ज्ञात करना है, फलन के उन बिंदु को जहां पर स्पर्शी यक्स अक्ष के समानांतर है, यक्स अक्ष के समांतर है। आपको वो सभी बिंदु निकालने हैं जहां पर कि स्पर्शी क्या हो जाए, यक्स अक्ष के समांतर। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, इसके लिए अगर मान लीजिए ये फलन जो है fx है, अगर ये फलन fx है तो आप
फलन fx लिखेंगे और इसे मान लेते हैं y। अब हमें दिखाना है कि स्पर्शी कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रवणता जीरो होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो हम ये देखें प्रवणता जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका मतलब x के किस मान के लिए। यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं इस पॉइंट पर हो रहा है, यानी x का मान लेते हैं x बराबर यहाँ पर 2 है। इसी तरह यहाँ पर x बराबर 3 है और इसी तरह यहाँ पर x बराबर 4 है और यहाँ मान लेते हैं x बराबर 5 है। तो इन x के विभिन्न मानों पर जो है ये अवकलन जीरो हो रहा है, तो वह हमें x का मान ही ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसका मतलब पहला स्टेप आपको ये करना है कि dy अपान dx, या फिर जिसको आप f डैश x बोल रहे हैं, इसको बराबर करेंगे जीरो के। अब जैसे ही ये जीरो के बराबर हुआ, आपको यहाँ से कई सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पर स्पर्शी जो है x अक्ष के समांतर होगी। तो पहला स्टेप आपको यही निकालना है कि आप फलन में dy बाई dx को जीरो के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू मान लेते हैं a है, b है, c है, d है, जितने भी पॉइंट हैं आप सभी बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद है आपको पहला स्टेप समझ में आया होगा कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है। एक एग्जाम्पल से मैं इसको पहले स्टेप को समझा देता हूँ, बाकी अगर लंबा लेक्चर होगा तो इसको थोड़ा सा रोक करके नेक्स्ट लेक्चर में भी करने का प्रयास करें। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको मैं एक फलन लेकर के दिखाता हूँ। देखिए अगर एक फलन मैं मान लूं fx या फिर इसी को y बराबर 3x³ माइनस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है, तो यहाँ पहले इसको अवकलन करके जीरो के बराबर करिए, यानी dy अपान dx करेंगे। तो देखिए होगा क्या, 9x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5। अब यहाँ से हम जो है dy बाई dx को यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पर आप लिखेंगे फार मैक्सिमा आर मिनिमा, ये dx है, फार मैक्सिमा आर मिनिमा, आर मैक्सिमा आर मिनिमा। तो अब हम करेंगे dy अपान dx इक्वल 0। अब जैसे ही इसको इक्वल 0 के करेंगे तो ये जो है 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5 इक्वल 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन रहा है और द्विघात समीकरण से x के दो मान होंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक मान आता है अल्फा और दूसरा मान आया बीटा। तो हर स्टेज में इसी तरह अगर 3 घात का होगा तो गामा भी होगा, डेल्टा भी होगा, बहुत सारे मान होंगे। तो पहले आपको उन सभी मानों को निकालना है जहां पर फलन का अवकलन 0 है। तो पहले स्टेप में आपको यही करना है। इसके बाद अगले स्टेप में आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा फिर अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इस चीज को यहाँ पर लिख दूं या फिर एक नया पेज ही ले लेता हूं, अगर मैं एक नया पेज ही ले लूं तो देखिए क्या करना है। मैं ये पेज ले लिया हमने और ये अपना का कलर ले लिया। मैं ये बता रहा हूँ, पहले आपने मान लिया y बराबर ले लिया 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आप निकालिए dy अपान dx। तो जैसे ही करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 5 और फिर हम करेंगे dy बाई dx इक्वल 0 और यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इसको 0 के इक्वल किया तो x के दो मान आ गए, मान लेते हैं अल्फा है और बीटा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप डबल डिफरेंशिएशन करिए। डबल डिफरेंशिएशन करने का मतलब आप निकालिए d2y अपान dx स्क्वायर। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 18x माइनस 8 होगा, ये हो गया। अब आप निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, जो पॉइंट आया है किस किस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन, d2y ये तीसरा स्टेप है अपान dx स्क्वायर एट x इक्वल अल्फा पर, और यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ d2y अपान dx स्क्वायर एट x इक्वल बीटा। अब अगर x इक्वल अल्फा पर आता है पॉजिटिव, x इक्वल अल्फा पर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि फलन
फलन x बराबर अल्फा पर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि फलन x बराबर अल्फा पर निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ यानी कि मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा है। और अगर d2y/dx² x इक्वल बीटा पर निगेटिव आ गया, x इक्वल बीटा पर अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका फलन है, फलन x बराबर बीटा पर क्या आएगा, उच्चिष्ट हो, उच्चिष्ट, या फिर इसी को आप बोलते हैं मैक्सिमा, इसी को आप बोलते हैं मैक्सिमा। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने पूरी बारीकी से बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहले आपको फलन का अवकलन करना है, उसे 0 के बराबर करके x के कई मान निकालने हैं। फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन या दोबारा अवकलन करना है। उस दोबारा किए गए अवकलन में आप x का जो मान निकाले हैं उसे निकाल करके वहां पर रखेंगे, और वो दो केस हो सकता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। अगर धनात्मक है तो यही कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर धनात्मक हुआ तो आपका जो फलन है वो फलन आपको निम्निष्ठ मिलेगा, अगर धनात्मक है तो आपको निम्निष्ठ मिलेगा, और अगर ऋणात्मक है तब आपको उच्चिष्ठ मिलेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो एक एग्जाम्पल के साथ और यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज मैंने मैक्सिमा मिनिमा की एक कंसेप्ट को भी पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है। कल एक बार हल्का सा रिवाइज चीज़ों को करेंगे, उसके बाद चीज़ों को हल करते हुए, क्वेश्चन को हल करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो उम्मीद है आज की चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन है आप उससे पूछ भी सकते हैं। तो आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के और भी बहुत सारे प्रश्न और भी बहुत सारे क्वेश्चन। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब आप आराम से बुक से देख करके सन्निकट मान और हो सके तो मैक्सिमा मिनिमा पे भी कुछ प्रश्न उदाहरण को देख करके हल करने का प्रयास करिए। जहां नहीं आता है हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कोशिश करेंगे कठिन से कठिन प्रश्नों को यहाँ समझाया जाए, और आप कम से कम इजी क्वेश्चन जो है बुक में वो आप खुद से करिए। तो आपका आज का हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।